नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह। आज हम लोग जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसका उपयोग वो लोग जो है अपनी वार्षिक परीक्षा में कर सकते हैं। आज शुरुआत में बिल्कुल हम लोग जो है आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन के सर्वोच्च शिखर पुरुष हीगल के बारे में पढ़ेंगे। और शुरुआत में हम लोग आदर्शवाद की बात करते हैं और हमने इसमें दिखाया है कि आदर्शवादी विचारधारा का आरंभिक रूप प्राचीन यूनान की राजनीतिक विचारधारा में मिलता है। अर्थात आदर्शवादी विचारधारा का जो प्रारंभिक रूप है वह प्राचीन यूनान की राजनीतिक विचारधारा में मिलता है। और प्लेटो को आदर्शवादी राजनीतिक विचारधारा का शुरुआत करने वाला विचारक माना जाता है। अर्थात प्लेटो आदर्शवादियों के जनक माने जा सकते हैं। प्रमुख जो है आदर्शवादी राजनीतिक विचारक और उनकी पुस्तकें इस प्रकार हैं। प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक है रिपब्लिक। थॉमस मूर, इन्होंने लिखी है यूटोपिया। और रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इसमें हमने ये बताया है कि प्रमुख जो है जर्मन आदर्शवादी विचारक कौन कौन हैं। तो कांट हैं 1, फिक्टे 2 और हेगल 3। इसी के साथ ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक हैं टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन, ब्रैडले और बोशांके। जो आदर्शवादी विचारधारा की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो आदर्शवादी चिंतन का संपूर्ण रूप हीगल की विचारधारा में मिलता है। हीगल ने राज्य को सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था बताया और यह कहा कि राज्य के अंदर ही व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति का विकास संभव है। यहाँ पे है कि आदर्शवादी चिंतन का संपूर्ण रूप हीगल की विचारधारा में मिलता है। राज्य की सर्वोच्चता का दावा करते हुए हीगल ने यह कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। उसने अर्थात हीगल ने राज्य को सर्वोच्च और एक दैवी संस्था बताने का प्रयास किया है। जिस प्रकार ईश्वर जो है सर्वोच्च है, उसी प्रकार जो है हीगल राज्य को भी सर्वोच्च बताते हैं। हीगल की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली रचना है साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक हीगल की एक मुख्य रचना है। इसके बाद अगली रचना है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंसेज। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंसेज। और यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसने हीगल की ख्याति को बहुत अधिक बढ़ा दिया था, एक दर्शन शास्त्री के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में। एक पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ लॉ, या इसी का नाम है फिलॉसफी ऑफ राइट। और दूसरी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ राइट और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में हीगल ने प्रशिया के निरंकुश राजतंत्र का प्रबल समर्थन किया था। और इसी वजह से जो है हीगल को सरकारी दार्शनिक भी कहा जाने लगा था। एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है हीगल की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो यह जो है मुख्य रचनाएं हैं हीगल की। अब हम लोग हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। हीगल ने समाज और राज्य के विकास का अध्ययन द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर किया है। और हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात बताई है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से
राज्य एवं समाज का विकास होता है। कहा है वाद के बारे में, वाद जो है प्रत्येक वस्तु का मौलिक रूप होता है और कुछ समय के उपरांत चूंकि हेगल ने माना है कि समाज एवं राज्य के विकास की प्रक्रिया स्वतः संचालित होती है, इसलिए यह वाद जो है, जो किसी भी वस्तु का या किसी भी विचार का मौलिक रूप है, उसका विकास होता रहता है और धीरे धीरे विकास होने के माध्यम से होने के प्रक्रिया में उसका बिल्कुल विपरीत रूप जो है वह सामने आता है विकास होने के उपरांत, और उसको जो है हेगल ने प्रतिवाद बताया है। वाद और प्रतिवाद दोनों के मध्य बाद में संघर्ष होता है और उन दोनों के समन्वित रूप से एक नया जो है मौलिक एवं विपरीत रूप का समन्वित रूप सामने आता है, जिसको हेगल ने संवाद बताया है। और हेगल ने कहा है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से राज्य और समाज का विकास होता रहता है। हेगल ने कुछ उदाहरण दिए हैं और बड़ी चीज है कि हेगल ने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति के केंद्र में विचारों को रखा है, आइडिया को रखा है। और हेगल ने कहा है, बताया है कि यूनानी राज्य वाद थे, धर्म राज्य वह जो मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में था, मध्य युग में था, वह प्रतिवाद है, और जो राष्ट्रीय राज्य है वह संवाद है। अर्थात यूनानी राज्य और धर्म राज्य दोनों का समन्वित रूप वह राष्ट्रीय राज्य में मिलता है, जो दोनों से बेहतर है, दोनों ही जो है राज्य के स्वरूप से वह श्रेष्ठ है। इसी प्रकार हेगल ने कहा है कि वाद जो है वह कला है, प्रतिवाद धर्म है और संवाद दर्शन है। अर्थात कला और दर्शन दोनों का समन्वित रूप और दोनों का श्रेष्ठ रूप जो है वह दर्शन में दिखाई पड़ता है। हेगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की तीन मुख्य विशेषताओं की हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक तो हेगल ने कहा है कि जो विकास की प्रक्रिया है वह स्वतः प्रेरित और स्वतः संचालित है, अर्थात किसी बाहरी प्रयास की उसमें आवश्यकता नहीं होती है, समाज और राज्य का विकास स्वतः होता रहता है। दूसरी चीज जो हेगल ने बताया है कि विकास तो परस्पर विरोधी वस्तुओं या शक्तियों में संघर्ष का परिणाम है, जिसको जो है वाद और प्रतिवाद दिखाता है कि वाद जो है मौलिक रूप है और उसका विपरीत रूप वह प्रतिवाद है, और दोनों में जो है संघर्ष के उपरांत जो उन दोनों का समन्वित रूप सामने आता है वह संवाद है, और यही संवाद जो है फिर वाद के रूप में स्थापित हो जाता है। जो प्रक्रिया चलती रहती है और उस जब यह संवाद वाद का रूप ग्रहण कर लेता है तो वह जो है फिर उसका एक विपरीत रूप सामने आता है जो प्रतिवाद होता है, और वाद और प्रतिवाद में फिर जो है संघर्ष होता है, जिससे नया रूप संवाद आता है और यह संवाद फिर वाद का रूप ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से विकास की प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती रहती है। तो यही बात जो है हेगल ने बताया है कि विकास तो परस्पर विरोधी वस्तुओं या शक्तियों में संघर्ष का परिणाम है। तीसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह हेगल ने बताया है कि संघर्ष की समस्त प्रक्रिया में विचार सबसे प्रमुख है। विचारों को सबसे मुख्य स्थान जो हेगल ने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति में दिया है, और हेगल ने यह बात रखी है, यह बात प्रतिपादित की है कि विचार ही पदार्थ की स्थिति को निर्धारित एवं नियंत्रित करता है। यहाँ हम यह ध्यान रखते हैं कि अपने द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत हेगल ने विचार को प्रमुखता प्रदान की है। विचार को सबसे जो है महत्वपूर्ण उसने बताया है कि आइडिया जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और आइडिया ही पदार्थ की स्थिति और जो है वो निर्धारित और नियंत्रित करता है। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत विचार जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति में व्यक्त किया गया है, और मार्क्स ने जो है वह विचार के स्थान पर पदार्थ को प्रमुखता दी है। अगला तथ्य है कि हेगल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संगठन है। जैसा कि अन्य आदर्शवादी यह मानते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है और साथ ही साथ राज्य एक नैतिक संस्था है या नैतिक संगठन है। इस बात को हेगल ने भी स्वीकार किया है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संगठन है, और इसी आधार पर
चूँकि हीगल का यह मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संगठन है, इसीलिए हीगल ने यह माना है कि व्यक्ति का उच्चतम विकास राज्य में ही संभव है। और हीगल ने 3 चीज़ों की चर्चा की है राज्य के विकास में। कहा कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सबसे पहले व्यक्तियों ने परिवार आया, परिवार नामक संस्था आई। परिवार जो कि एक वाद है, और प्रतिवाद के रूप में नागरिक समाज का विकास हुआ, क्योंकि परिवार जो है व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था, इसलिए प्रतिवाद के रूप में नागरिक समाज का विकास हुआ, नागरिक समाज अस्तित्व में आया। और परिवार और नागरिक समाज में जब संघर्ष हुआ तो दोनों का समन्वित और दोनों से श्रेष्ठ रूप, जो दोनों से ही श्रेष्ठ है, उस राज्य अस्तित्व में आया, जो हीगल के अनुसार संवाद है। और इसीलिए हीगल ने राज्य को अपनी विचारधारा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और हीगल का एक कथन है इस संबंध में कि इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है, और आत्मकथा में जो स्थान व्यक्ति का होता है, इतिहास में वही स्थान राज्य का है। अर्थात हीगल इस कथन के माध्यम से राज्य के महत्व को दर्शाते हैं। और हीगल जो है राज्य के सावयवी सिद्धांत के समर्थक थे, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है, राज्य का सावयवी सिद्धांत कहता है कि राज्य एक सावयव है, एक संपूर्ण इकाई है, और व्यक्ति जो है उसका एक अंग मात्र है। और जिस प्रकार से जो है शरीर से अलग होकर के अंगों का कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरह से जो है संपूर्ण इकाई से अलग होकर के, राज्य से अलग होकर के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए इसी आधार पर हीगल ने यह बात कही है कि राज्य साध्य है, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। अर्थात व्यक्ति और राज्य में राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन मात्र है, जो कि राजनीति विज्ञान में जो उदारवादी विचारधारा है उसके मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि उदारवाद यह मानता है कि व्यक्ति जो है साध्य है और राज्य साधन है। हीगल ने राज्य के महत्व को अपने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता राज्य में ही संभव है। यह कथन है हीगल का कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता राज्य में ही संभव है। अर्थात राज्य के बाहर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। हीगल ने राज्य का गुणगान करते हुए लिखा है कि राज्य निरंकुश, सर्वशक्तिमान और अभ्रांत है। राज्य तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, वह पृथ्वी पर अस्तित्वमान एक दैवी विचार है। इस प्रकार हीगल जो है राज्य को दैवी स्वरूप देकर के राज्य को सर्वशक्तिमान बताते हैं। हीगल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में वास्तविक स्वतंत्रता का जो विचार है उससे भिन्न विचार व्यक्त किया है। हीगल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में निहित है। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। यह हीगल का विचार है, जो सामान्य विचार के बिल्कुल विपरीत है। इसी आधार पर जो है हीगल ने यह भी बताया है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हीगल का यह मानना है कि राज्य ही अधिकार प्रदान करता है, इसलिए व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिल सकता है। शेबाइन ने हीगल के बारे में लिखा है, जो वह अधिकारों के संबंध में विचार व्यक्त करते हैं हीगल, उसके बारे में शेबाइन ने लिखा है कि वह राज्य की वेदी पर व्यक्ति को बलिदान कर देता है। शेबाइन का यह कथन है हीगल के बारे में कि वह राज्य की वेदी पर व्यक्ति को बलिदान कर देता है। और नैतिकता के संबंध में हीगल ने लिखा है, जो उसका विचार है कि राज्य
नैतिक दृष्टि से भी पूर्ण निरंकुश है, अर्थात राज्य के ऊपर नैतिकता संबंधी कोई नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि राज्य जो है नैतिक रूप से भी सर्वोच्च है। हेगल का यह मानना है कि राज्य समाज की तुलना में उच्च है, अर्थात राज्य सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को अपनी इच्छानुसार निर्धारित और नियमित कर सकता है। और यह जो विचार है हेगल का, वहाँ पर ही, इन विचारों में ही हमको हेगल के सर्वाधिकारवादी होने के प्रमाण मिलते हैं, जहाँ पर यह हेगल का कहना है कि राज्य सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को अपनी इच्छानुसार निर्धारित और नियमित कर सकता है। और हेगल के सर्वाधिकारवादी विचारों के आधार पर ही जो है कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध रचना दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में हेगल को भी जो है खुले समाज का शत्रु घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीयता के संबंध में हेगल की स्थिति यह है कि हेगल अंतर्राष्ट्रीयता में, अंतर्राष्ट्रीय विचारों में, अंतर्राष्ट्रीय भावना में और शांति में किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते हैं। वह एक जो है उग्र राष्ट्रवादी थे और इसीलिए वह युद्ध को, वार को मानव जाति की अनिवार्य आवश्यकता मानते थे। और उनका यह मानना था कि युद्ध के माध्यम से ही मानव समाज का विकास होता है। अगला तथ्य है कि हेगल लोकतंत्र का विरोधी था। हेगल ने लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र का प्रबल समर्थन किया था और अपनी 2 पुस्तकों में उसने प्रशिया के जो है राजतंत्र का जबरदस्त समर्थन किया था विभिन्न तर्कों के आधार पर, और इसीलिए उसको सरकारी दार्शनिक कहा जाने लगा था। बार्कर ने हेगल के राज्य को बहुत अधिक महत्व दिए जाने के बारे में लिखा है कि हेगल ने राष्ट्रीय राज्य को एक रहस्यात्मक स्तर तक पहुंचा दिया है। यह बार्कर का कथन है कि हेगल ने राष्ट्रीय राज्य को एक रहस्यात्मक स्तर तक पहुंचा दिया है, जिसमें हेगल ने राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था बताया था और यह कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था राज्य के अधीन है। मैकवर्न ने लिखा है, यह हेगल का यह योगदान है, कहा जाता है जिसको कि बिस्मार्क का प्रेरणा स्रोत हेगल था। बिस्मार्क जो विश्व इतिहास में आयरन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की भूमिका लिखी थी, जर्मनी का एकीकरण किया था, उनके बारे में जो है मैकवर्न ने लिखा है कि बिस्मार्क का प्रेरणा स्रोत हेगल था। धन्यवाद।